हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी घंटों तक पढ़ाई में सिर खपाते हैं लेकिन रिजल्ट्स में कुछ भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है। क्या आपको भी टॉपर्स को देख के मन में ये सवाल उठता है कि यार इनके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हमारे पास नहीं है। आप भी पूरी रात रात भर जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घंटों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा निकल कर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर ये आपकी कहानी है तो यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पर और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है जो छूट रही है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपसे चूक रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि डहरिया। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल रुचि डहरिया एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा टॉप सीक्रेट जो कि टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, और टॉप फार्मूला, बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का वो फार्मूला जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। और ये कोई रट्टा मारने वाली बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। मैं इस वीडियो में हम आपको रट्टा मारने के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है, टॉपर में बदल सकती है। और इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके पास वो सारे टूल्स होंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, आपकी पढ़ाई की आदतों को हमेशा के लिए बदल देगी और आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप भी करवाएगी। ये वो फार्मूला है जो मैंने खुद आजमाया, और मैंने इस फार्मूले को आजमाने के बाद, इस फार्मूले को अपनाने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। ये कहानी एक ऐसी साधारण स्टूडेंट की है जो कि मुश्किल से एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मुश्किल से ही पास हो पाती थी, लेकिन इस फार्मूले की वजह से ना ही मैंने स्कूल में टॉप की, बल्कि आज वो फार्मूला मैं आप सबको देने वाली हूँ ताकि आप भी आपके स्कूल में टॉप कर सको। चलो मैं अब बात करती हूँ अपनी कहानी की। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। मेरा नाम है रुचि। मैं अपने स्कूल में उन स्टूडेंट्स में थी जो हमेशा बीच के बेंच में पाए जाते थे। ना ही ज़्यादा कमज़ोर छात्र, ना ही ज़्यादा होशियार, बस एक एवरेज स्टूडेंट जो कि 60 से 70% के दायरे में फंसा हुआ था। सिर्फ 60 से 70% के बीच में ही परसेंटेज आते थे मेरे। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं करती थी, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मैं भी सच में रोज़ 8-8 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हर सुविधा दी कि पढ़ाई में मैं अच्छे से बेहतर अपना रिज़ल्ट अच्छा सुधार सकूं। इसलिए जो भी पढ़ाई से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड जो भी सुविधाएं थी, उन्होंने मुझे हर सुविधा दी। लेकिन मेरे मार्क्स मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। मैं हर चैप्टर पढ़ती थी, हर सवाल हल करने की कोशिश करती थी, पर एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता था। मुझे सच में लगता था कि टॉपर्स किसी और ग्रह से आती हैं, जिनके पास कोई सुपर पावर होती है। बोर्ड परीक्षा पास आ रहे थे और मेरा जो स्ट्रेस लेवल है, जो स्ट्रेस प्रेशर है, बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था मुझे कि बोर्ड परीक्षा पास में आ रही हैं और मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझ पर परिवार के उम्मीद का प्रेशर था। परिवार वालों की भी उम्मीद मुझसे जुड़ी हुई थी कि बोर्ड परीक्षा में मैं टॉप करूं या बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आऊं। और दोस्तों के बीच भी इज़्ज़त बचाने की बात थी। अब दोस्तों के बीच भी इज़्ज़त बचाना था कि ऐसा ना हो कि वो आगे निकल जाएं और मैं पीछे ही रह जाऊं। और ऐसा नहीं था कि मतलब मैं खुद को साबित नहीं करना चाहती थी, मैं खुद को भी साबित करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं खुद को भी साबित कैसे करूं। और एक रात मैं बहुत सोची इस बारे में, लेकिन मैं सच में टूट गई। मैंने अपनी पूरी किताबों को, सारी किताबों को उठा के एक तरफ फेंक दी और सोची कि ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने घंटों तक बस छत को घूरती रही और सोचती रही कि आखिर मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, ऐसी कौन सी गलती कर रही हूँ जो मैं टॉप नहीं कर पा रही हूँ। ये टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ? क्या वो दिन में 20-20 घंटे पढ़ते हैं, या उनके पास कोई जादुई पेन है जिससे वो लिखती हैं और टॉप कर लेती हैं? ऐसे कई प्रकार के सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, और इन्हीं सवालों के कारण मैं पहुँची एक नतीजे पे। और वो नतीजा ये रहा कि मैंने आज जो मैं आपको जो फार्मूला बता रही हूँ उसे ही टॉपर का सीक्रेट फार्मूला कहते हैं। मैंने उसको नाम दी हूँ टॉपर का सीक्रेट फार्मूला।
और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क और साइकोलॉजी का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मैंने टॉपर से बात की, अच्छे अच्छे मतलब जो कामयाब लोगों की आदतें हैं उनके बारे में पढ़ी, जो टॉपर्स हैं उनके पढ़ने के तरीके के बारे में सीखी कि वो किस टाइप से तैयारी करते हैं, सब अच्छे से समझी मैंने। तब मुझे समझ में आया कि असली लड़ाई घंटों से नहीं है, पढ़ाई की सही स्ट्रेटेजी से है, जो कि मुझे टॉपर से, कामयाब लोगों की आदतों से पता चली। फिर मैंने अपनी पढ़ाई का जो पूरा तरीका है वो ही बदल दी। पढ़ाई का तरीका बदलने के बाद जो नतीजा निकला वो बहुत ही बेहतरीन था। वो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि नतीजा आखिर निकला क्या, कि मैंने प्री बोर्ड में ना सिर्फ मैंने प्री बोर्ड में 90% स्कोर किया, बल्कि मैंने बोर्ड परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप भी किया। और ये सब बदलाव सिर्फ कुछ दिनों का नहीं था, या कुछ साल नहीं लग गए मुझे, सिर्फ 3 महीनों का बदलाव था ये। सिर्फ मैंने अपनी पढ़ाई में सिर्फ 3 महीने दिए और उन 3 महीनों के कारण मैंने स्कूल में टॉप की। और ये 3 महीनों का नतीजा था कि मैं कुछ कर पाई आगे। और अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर कर सकते हैं। आप भी अपने स्कूल में टॉप ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे सिस्टम को 5 हिस्सों में तोड़ दिया। मैंने अभी आपको ये शॉर्ट बताई, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा डिटेल में, अगर मैं आपको सुनना है तो मैं आपको अगर इसको डिटेल में बताना चाहूँ तो मैंने इसको 5 हिस्सों में तोड़ दी। और हर हिस्से को, जो हर हिस्सा था मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्मूले के पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से। सबसे पहला हिस्सा है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है 80-20 का नियम। अब आप कहेंगे कि ये 80-20 का नियम क्या है? 80-20 का नियम और स्मार्ट सिलेबस मैपिंग। अब स्मार्ट सिलेबस मैपिंग क्या है, 80-20 का नियम क्या है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी, और शायद आप भी कर रहे होंगे, क्या सबसे बड़ी गलती आप भी ये कर रहे हैं कि आप मतलब सोचते हैं कि हर शब्द पढ़ना ज़रूरी है, हर एक लाइन बहुत ज़रूरी है। और मैं भी ऐसे ही क्या करती थी, हर शब्द को, हर लाइन को बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी। लेकिन टॉपर सी राज जानते हैं, वो हर शब्द या हर लाइन को अहमियत नहीं देते। क्यों? क्योंकि टॉपर सी राज जानते हैं जिसे कहते हैं 80-20 का नियम। अब ये 80-20 का नियम क्या है वो भी समझ लीजिए। इसका मतलब है, सीधा मतलब ये है कि 80% जो आपका रिज़ल्ट है वो आपके 20% हिस्से से आता है। 80% रिज़ल्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है, और वो सिर्फ आपको 20% हिस्से से बन रहा है। वो भी कैसे पता है? जो आपके एग्ज़ाम के जो 80% सवाल आते हैं वो आपके 20% हिस्से से बनते हैं। आपके जो सिलेबस है उसके सिर्फ 20% हिस्से से बनते हैं। तो ये सवाल ये है कि 20% हिस्सा ढूंढे कैसे? इसका जवाब छिपा है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में। अब आप कहेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाएं? तो आप क्वेश्चन पेपर को इकट्ठी कीजिए, पिछले साल के सैम्पल्स पेपर देखिए। मैंने तो कम से कम पिछले 5 से 7 साल के जो पेपर्स थे उनको उठाई और हर सब्जेक्ट का मैंने पोस्टमार्टम कर दी कि यार क्या है, पूरा छानबीन करी मैंने हर सब्जेक्ट में, एक एक चीज़ नोट्स करी कि मैंने यार कौन सी चीज़ इनमें कॉमन है। और मैंने उन जो टॉपिक्स थे जो कि हर साल पूछे गए थे, मैंने उनकी एक नोटबुक बनाई और नोटबुक में उनको पूरा नोट करते गई। तो जब जो क्वेश्चन उसमें हर बार पूछे गए थे, जो कि मैंने नोटिस की थी कि कुछ खास डायग्राम्स हैं या कुछ खास चैप्टर्स के मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्जामिनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो चैप्टर्स वो हर साल ही देते हैं। मैंने उन चैप्टर्स की एक नोटबुक में पूरी लिस्ट बनाई कि ये चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कक्षा 10वीं की, कक्षा 10वीं में आप देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, द्विघात समीकरण है या बहुपद हैं, ये इनके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मतलब आप ये जो सवाल आते ही हैं उनको मैंने एक टॉपिक को हाइलाइट्स अलग करके रख दी और वो बना मेरा गोल्डन सिलेबस। जो लिस्ट मैंने बनाई वही था मेरा गोल्डन सिलेबस। अब मेरा 80% जो ध्यान था और जो एनर्जी थी वो इसी गोल्डन सिलेबस में लगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने बाकी जो 80% की तैयारी है, अब 20% तो मैंने आपको ये बता दी है ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने 80% की तैयारी नहीं करी, मैंने उसे भी पढ़ी। लेकिन मेरा मेन फोकस सिर्फ मेरे गोल्डन सिलेबस में था
क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि से आना ही आना है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने ही जाने हैं। तो मैंने मेरे 20% में पूरा पूरा फोकस की। और ये स्ट्रेटेजी जो है वो आपका समय और एनर्जी दोनों बचा देती है और सही जगह पर लगाती है, और उन टॉपिक्स में आपको मास्टर बना देती है जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आज ही अपने सब्जेक्ट के जो 5 साल के पेपर निकालिए, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उनके तो 5 साल के पेपर आप ज़रूर निकालिए, और आप खुद नोटिस कीजिए कि कौन से क्वेश्चन उसमें बार बार पूछे गए हैं, और उनको एक नोटबुक में अलग नोट करिए, और आप अपना गोल्डन सिलेबस ज़रूर बनाइए। अगर आपने गोल्डन सिलेबस बना लिए तो ये आपको टॉपर बनने की राह का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और सबसे बड़ा कदम है जो कि आप शुरुआत कर चुके हैं, है ना। अब बात करते हैं सेकंड फार्मूले की। सेकंड फार्मूला है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग और एक्टिव रिकॉल की जादूगरी। अब आप कहेंगे कि टाइम बॉक्सिंग क्या है? तो अब जब आपके पास गोल्डन सिलेबस है तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि आपका जो टाइम है उसको मैनेज करना। अब आपको टाइम मैनेज करना है, आपके पास सिलेबस तो आ चुका है, अब आपको उसको ऐसा टाइम में मैनेज करना है कि आप किस टाइम में किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिना घंटों मतलब ब्रेक लेना ही नहीं है, बिना ब्रेक के रेगुलर आपको बिना कई घंटों तक ऐसे पढ़ते ही रहना है। ये पढ़ाई करने का सबसे बेकार तरीका है। आपको ऐसे आप अगर ऐसे काम करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो थक जाता है, और कुछ भी चीज़ आपको याद नहीं होती। आप पढ़ तो रहे हैं या आप कुछ याद भी कर रहे हैं, और आप बिना ब्रेक के लिए रेगुलर कई घंटों तक पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ भी याद होने वाला नहीं है, और इससे आपका समय ही बर्बाद होगा और नतीजा निकल के कुछ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें, टेक्निक अपनाइए जिसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। इसे ही कहते हैं टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। आप इस टेक्निक में आप अपनी जो पढ़ाई है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे कि मैं 50-10 का रूल अपनाती हूँ, यानी कि 50-10 का रूल यानी कि मैं 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। 50 घंटे लेकिन 50 मिनट लेकिन ऐसे होने चाहिए कि आप 50 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ो। मैं जो 50 मिनट की पढ़ाई करती थी उसमें वो जो 50 मिनट थे उसमें मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता था, फ़ोन दूसरे कमरे पे रहता था। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो उस चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रही है, उस चीज़ को आप सबसे पहले खुद से अलग कीजिए, है ना। तो मैंने क्या करती थी कि मतलब मेरा जो फ़ोन था मैं वो साइलेंट मोड पे रख देती थी, दूसरे कमरे पे रख देती थी। मैं उस समय में ना सोशल मीडिया पे ध्यान देती थी, ना ही नोटिफिकेशंस में ध्यान देती थी। सिर्फ मैं और मेरी किताबें, जो कि डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम पूरा ज़ीरो हो जाता था। उस टाइम पे क्या है, 50 मिनट में बहुत ही फोकस के साथ पढ़ती थी, तो जो चीज़ मैं याद कर रही होती थी वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती थी। और फिर बात करते हैं अब 10 की। अब 50 तो मैंने बता दी, 50 मिनट्स। अब 10 की। वो 10 मिनट होती हैं ब्रेक की। उसमें क्या है, आपको ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 50 मिनट आप फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब 10 मिनट का आप ब्रेक लेंगे तो ब्रेक में क्या है, आपको ये भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रेक लेना आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेक लो, उसमें अपनी जगह से उठो, थोड़ा घूमो, पानी पियो या फिर लंबी लंबी सांसें लो, लेकिन स्क्रीन से हर हाल में दूर रहो। अगर आप फ़ोन या टीवी देखते हैं या फ़ोन चलाते हैं तो इससे आपका जो दिमाग है वो फ्रेश नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा थक जाता है। और आप अगर एक बार मोबाइल लेके बैठ गए तो आपके कई घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, और आप पढ़ाई से फिर अलग हो जाते हैं। पढ़ाई से फिर आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, और जो भी कुछ आपने याद की है वो आप भूल जाते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसमें करना है एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक्टिव रिकॉल का मतलब है यहाँ पर कि आपने जो भी 50 मिनट में याद किए हैं, आप उसे जो 50 मिनट में आपने याद किए थे, आप ब्रेक लेने की जगह, आप फ़ोन चलाने की जगह में आप एक रफ पेपर लीजिए, और आपने जो 50 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, या कोई भी डायग्राम है, जो कुछ भी आपको याद आ रहा है, आप उस 10 मिनट के ब्रेक में आप पूरा नोटबुक में आप लिखिए। जो कुछ भी आपको याद आए आप लिखिए कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या याद किए थे।
वो सब चीज़ आप लिख लेंगे तो आपका एक बार इसमें क्या हो जाती है, आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाती है ना। तो शुरू में आपको ये क्या है, मुश्किल लगेगा ये, पर आपकी कसरत में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको ये कसरत में आ जाएगा। तो आपका ये दिमाग की जो क्या है, आपको ये दिमाग को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपके दिमाग को मजबूत भी बना रही है, और ये आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि यार ये जो जानकारी है वो ज़रूरी है और ये आपके लंबे समय तक याद रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक बार और भी लिख के देख चुके हैं, तो ये आपको हमेशा के लिए, कई दिनों के लिए आपको याद रहेगी। और ऐसे ही मैंने क्या करी थी, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग एक्टिव रिकॉल नोटबुक बना ली थी। जैसे कि मैंने हिंदी याद करी तो हिंदी की क्वेश्चन आंसर या जो भी मैंने याद करी तो उसकी अलग एक्टिव रिकॉल बुक थी, तो उसमें लिख लिए, ताकि जब रिवीजन की बारी आए तो आपका जो रिवीजन का जो सबसे पावरफुल हथियार है वो साबित हो, कि आपने जो एक्टिव रिकॉल की आपकी नोटबुक है वो आपका सबसे पावरफुल हिस्सा साबित होगी, हथियार साबित होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पेपर आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप उस नोटबुक को उठाकर आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपका पूरा रिवीजन आसानी से हो जाएगा कि ये टॉपिक्स थे, ये इम्पोर्टेंट्स थे, आपने क्या याद किए थे, सिर्फ आपको रिवाइंड बस करना रहेगा, आपको सब चीज़ आसानी से याद रहेगी। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले हेल्पफुल लग रहे हैं, दमदार लग रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको आपकी जो पढ़ाई है उसमें कुछ भी मददगार साबित होंगी, तो 1 सेकंड के लिए रुक कर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगर आने वाले जो और भी फॉर्मूले हैं वो आपको और भी आपके असली गेम चेंजर हो जाएं। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप आज इन दोनों में से 2 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताई, आप उनमें से कौन सा वाला अपनाने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, 80-20 का नियम या टाइम बॉक्सिंग। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की। फॉर्मूला नंबर 3 है आपका एग्ज़ाम हॉल की बाजीगरी और आंसर प्रेजेंटेशन। अब आप कहेंगे कि एग्ज़ाम हॉल की बाजीगरी क्या है, तो तैयारी चाहे कितनी भी धांसू क्यों ना हो आपकी, आप मान लो 100% तैयार होकर चले गए हैं कि यार मुझे आज पूरा बन जाएगा, आपकी तैयारी कितनी ही धांसू क्यों ना हो, लेकिन असली जंग होती है आपकी उन 3 घंटों में। आप जैसे ही हॉल में जाते हैं तो आप कितने ही होशियार स्टूडेंट्स क्यों ना हो, और जैसे ही पेपर आते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर में आप सब कुछ भूल जाती हैं। जैसे ही आप पेपर मिला आपको, आप सब कुछ भूल जाती हैं, आपके वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी है वो पूरी ज़ीरो हो जाती है। तो पहला नियम है इसका आपका 15 मिनट का गोल्डन टाइम। पहला नियम, आपके जो 15 मिनट हैं, एग्ज़ाम शुरू होने से जो 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें आप 15 मिनट में आपका जो गोल्डन टाइम, आपका जो गोल्डन चांस है, आप उसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। आप उस 15 मिनट को पूरे तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और वो इस्तेमाल कैसे होगा, आप सबसे पहले आपको उस टाइम को स्मार्टली यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप पूरे पेपर में एक तेज़ नज़र दौड़ाओ, कि पूरे पेपर को ध्यान से देखो कि आपको कौन से वाले सवाल आते हैं। आप पहले उनमें मार्क करिए कि मुझे ये सवाल आता है, ये सवाल नहीं आता है, कौन से सवाल आपको आ रहे हैं। आप उसके लिए आप एक प्लान बनाओ अपने दिमाग में तुरंत, कि यार मुझे ये वाले सवाल आते हैं, 100% आते हैं, तो मैं पहले इनको पहले सबसे पहले लिखूँगा और ये लिखूँगी, या जिनमें डाउट है उनको उसके बाद करूँगी, या फिर जो नहीं आते हैं, ये टफ़ लग रहे हैं, ये थोड़ा बहुत डाउट है, ये बन जाएंगे, उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। अब दूसरा नियम है 2 पास मेथड। पहले राउंड में सिर्फ आपको क्या करना है, उन्हीं सवालों के जवाब लिखने हैं जो आपको 100% आते हैं और आपने मार्क किया था कि हाँ मुझे आते ही हैं, आपको उनको पहले लिखना है और तेज़ी से करेंगे आप उसको, ठीक है। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक, पहला आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका 7वें आसमान में रहेगा कि यार मुझे ये सब आता है ना, कि मुझे ये बन गया, वो भी बन गया। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल आसमान पे रहेगा और आपका क्या होगा, इसमें कम समय में आपका पेपर का बड़ा हिस्सा आप क्लियर कर लोगे। फिर आपकी बात आती है जो आपके मुश्किल सवाल हैं, उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही हल कर चुके जो कि आपसे बनते थे। जो नहीं बनते थे, आपको उससे जूझने के लिए आपके पास बहुत अधिक समय है,
तो आप आराम से बैठ के उनको समझ कर, या कुछ भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड आपको याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। तीसरा और सबसे ज़रूरी नियम है प्रेजेंटेशन, आंसर प्रेजेंटेशन। याद रखना, एग्जामिनर के लिए आपकी आंसर शीट ही आप हो। साफ सुथरी अच्छे अक्षरों से लिखी हुई आपकी जो आंसर शीट है वो कॉपी चेक करने वाला भी उसको भी पॉजिटिव असर डालती है। अगर आप साफ़ सुथरे तरीके से लिखते हैं, आपकी आंसर शीट साफ़ सुथरी है, तो जो आपका एग्ज़ामिनर है वो भी खुश हो जाता है कि यार साफ़ सुथरी कॉपी है, तो उसे भी चेक करने में मज़ा आता है, पॉजिटिव असर पड़ता है उनके ऊपर। और जो आप सख्ती से फॉलो करते हैं, सबसे पहले क्या है, आपकी लिखावट। आपकी लिखावट इतनी साफ़ होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, कि सामने वाले को समझने में स्ट्रगल ना करना पड़े कि यार क्या लिखा है। या फिर आपकी राइटिंग इतनी साफ़ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। और आपको सेकंड याद रखना है कि आपको पॉइंट्स और डायग्राम का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर आपको लंबे लंबे जहाँ पर आंसर है, मान लीजिए बड़ा आंसर है, तो आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें पॉइंट्स में लिख दीजिए, तो सामने वाले को पढ़ने में भी ईजी लगता है, समझने में भी आसानी होती है। या फिर हो सकता है कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ती तो आप उसे डायग्राम से भी समझा सकते हैं। डायग्राम से समझाएंगे तो सामने वाले को और भी ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है। आप डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, या टेबल बनाकर आप उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं आपके आंसर को। तो इससे आपको जो नंबर्स हैं वो पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपके मार्क्स कटने की संभावना नहीं रहती, वहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि आपने आंसर को आप जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, आपके मार्क्स आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे और सामने वाले को समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है। अब कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। अब क्या होता है कि अगर आप अपने जवाब में आप जो मेन कीवर्ड्स हैं या परिभाषाएं हैं या फॉर्मूले हैं, वहाँ पर किसी अलग पेन से या अलग रंग के पेन से आप अंडरलाइन कर लेते हैं, तो जो पेपर चेक कर रहे हैं वहाँ पे उनका मेन आंसर में ध्यान जाता है, तो उनको समझने में बहुत आसानी हो जाती है और एग्जामिनर भी खुश हो जाता है कि यार इन्होंने जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें अंडरलाइंस किए हुए हैं कीवर्ड्स में। तो ये एक अच्छी स्टूडेंट्स की पहचान होती है कि यार एक ब्रेव स्टूडेंट्स की, टॉपर स्टूडेंट्स की, कि यार यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज़ को बिल्कुल स्मार्टली अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखे हैं। अब बात करते हैं, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके मार्क्स को 10 से 15% का फ़र्क ला सकती है, और आपके ज्ञान के साथ साथ आप उसे पेश करते हैं कि ये उतना ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पेपर को। ये आपकी पहली स्टेप होती है। अब बात करते हैं फॉर्मूले नंबर 4 और 5 की। पहले फॉर्मूला नंबर 4 है आपका साइंटिफिक रिवीजन, और फॉर्मूला नंबर 5 है आपका टॉपर वाली सोच। अब आप कहेंगे कि ये साइंटिफिक रिवीजन है क्या। अब यहाँ पर बात करते हैं साइंटिफिक रिवीजन की, तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका 80% जो है हम 24 घंटे के अंदर ही भूल जाते हैं। हम इसे रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो मतलब रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ने पलटना है। रिवीजन का मतलब है कि आपको ऐसे रिवाइज़ करना है कि आप उसे भूलें ना। तो रिवीजन के लिए आप 137 रूल अपना सकते हैं। अब 137 रूल का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ याद किए तो आप उसे भूलें ना, इसलिए आप पहले दिन ही याद कीजिए उसे, फिर तीसरे दिन फिर रिवाइज़ कर लीजिए और फिर उसको 7वें दिन रिवाइज़ कीजिए। तो इससे क्या है, आपकी वो जो चीज़ आपने याद किए थी वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट बैठ जाती है। तो इससे आपके जो पेपर में है आपको प्रेशर नहीं पड़ता है इकट्ठे। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ गया तो आप क्या क्या चीज़ रिवाइज़ करेंगे। तो अगर आपकी शुरुआत से ऐसे रिवाइज़ करने की आदत रहती है, 137 रूल अगर आप अपनाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में इकट्ठा प्रेशर नहीं पड़ता है कि यार ये भी याद कर लें वो भी याद कर लें। और आपको सबसे मेन, आपने जो नोटबुक बनाए थे, कौन सी नोटबुक, एक्टिव रिकॉल वाली नोटबुक में आपने जो नोट्स बनाए थे आप उनका रिवाइज़ कीजिए ना, हर हफ्ते रिवाइज़ कीजिए। तो ऐसे में क्या है, आपको आपके जब पेपर्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं जाती है। आपका रिवीजन अच्छा रहता है तो आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं जाती है। आपको एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता है कि क्या क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, तो दिक्कत नहीं जाती है। इसलिए इसे आप कहते हैं स्पेड रेपिटेशंस। इस मेथड को कहते हैं स्पेड रेपिटेशंस।
137 रूल। आप इसे ज़रूर अपनाइए ताकि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं फॉर्मूले नंबर 5 की, टॉपर वाली सोच। पढ़ाई लिखाई के अलावा आपकी मेंटल हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल निभाती है ये आपकी मेंटल हेल्थ। क्या होता है कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव सोचना है। अगर आपको टॉपर वाली सोच रखनी है, टॉपर बनना है, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, खुद पर यकीन रखना है। ये सोचना बंद कर देना है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना हमेशा के लिए बंद करना होगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं एवरेज स्टूडेंट्स हूँ, तो आपकी वो जो मेंटालिटी है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो वो आपके एवरेज ही स्टूडेंट्स रहेगी। आप खुद से कहो कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करती हूँ, करके दिखाऊंगी, मैं ये कर सकती हूँ। तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरी बात कर दें हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो एग्ज़ाम के दिनों में आपको जंक फूड से दूर रहना है। ऐसा ना हो कि एंड टाइम में एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। इसलिए आपको एग्ज़ाम के टाइम में कुछ दिनों तक तो जंक फूड से पूरी तरह से दूर रहना है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाना है, आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है। नींद की कमी से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर आपकी नींद अच्छी रहेगी तो आपकी याददाश्त भी अच्छी बनी रहेगी। और आपको जो है अगर आपको फोकस बढ़ाना है तो आपको मेडिटेशन कहना चाहिए, आपका एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन लेना चाहिए। इससे क्या है, आपका फोकस बहुत अच्छा बनता है। और आपको गलती से सीखना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट लेना चाहिए। मॉक टेस्ट में आप कहीं गलती करते हैं तो आप उसको ध्यान रखो कि यार यहाँ पर गलती हो रही थी, तो आप उसमें सुधार करने की कोशिश करो। जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। और जब बोर्ड एग्ज़ाम आता है तो उसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। ये टेस्ट और ये बोर्ड एग्ज़ाम ही आपके धैर्य की, आपकी स्ट्रेटेजी की, आपकी मेंटल हेल्थ की ही एक परीक्षा है कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये थे वो 5 स्टेप फॉर्मूले जिन्हें एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना दिया। चलो अब इसे जल्दी से रिकैप करते हैं। एक बार मैं इसे फिर से दोहरा देती हूँ। पहला फॉर्मूला था 80-20 का नियम, यानी कि 80% हिस्सा आपको सिलेबस के 80% हिस्से पर ध्यान दें, 80% के सिर्फ 20% में ध्यान देना है आपको। दूसरा है टाइम बॉक्सिंग और एक्टिव रिकॉल। छोटे छोटे सेशन में फोकस से पढ़ो और बिना देखे या उसे याद करो और लिखो। तीसरा है एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटेजी। पहले 15 मिनट को आपको स्मार्टली इस्तेमाल करना है और आपके आंसर को साफ सुथरे तरीके से पेश करना है। चौथा है आपका साइंटिफिक रिवीजन। जानकारी को हमेशा के लिए याद रखने के लिए 137 रूल फॉलो करो। पांचवा है आपका टॉपर वाली सोच। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, हेल्दी रहो और खुद पर अटूट विश्वास रखो। ये फॉर्मूले कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल, प्रैक्टिकल और ज़बरदस्त असरदार हैं। लेकिन सिर्फ इसे जानना ज़रूरी नहीं है, इसे जब तक आप लागू नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इसे आज से ही, अभी से ही लागू कीजिए। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप टिके रहेंगे तो आपका रिज़ल्ट रहेगा वो आपको हैरान कर देगा। आप में से हर एक के अंदर टॉपर बनने की काबिलियत है। बस आपको एक सही दिशा और एक सही स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है और खुद पर भरोसा रखो। इस फॉर्मूले को फॉलो करो और आप अपनी बोर्ड परीक्षा में झंडे गाड़ दोगे। मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बताने में ज़रा भी मत हिचकिचाइएगा। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।